ये लैपटॉप यहाँ से नहीं हटा, रिकॉर्डिंग चल रही है। सही है। हाँ सही है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये मार्कोव प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हमें सबसे पहले ये जो नाम लिखा हुआ है ना, एस टी स्टैटोकैटिक प्रोसेस जो होता है, ये एक हाँ प्रोसेस है। तो प्रोसेस में है ये कि फिनोमेना दैट इवॉल्व एज अ रैंडम फंक्शन ऑफ टाइम। देखो, दो किस्म के प्रोसेस होते हैं। हमारा होता है स्टैटोकैटिक, और एक और होता है, अगले पेज पे वहां होगा एक और दूसरी चीज का नाम। ये वाला है डिस्क्रीट टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस। हाँ, एक तो स्टैटोकैस्टिक होता है और एक डिटरमिनिस्टिक होता है। तो दो प्रोसेस होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जो कि रैंडम वाला हो, रैंडम, हर चीज रैंडम हो इसमें। मतलब ये कि जैसे एक डाइस है, कुछ भी है, समझ रहे हो बात के, जो कि फुल रैंडम हो, मतलब उसका आउटकम कुछ भी आ सकता हो, तो वो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कहलाता है। फिर उसके बाद आगे इसकी एक्सप्लेनेशन ही लिखी है, द फिनोमिना दैट इवॉल्व एज अ रैंडम फंक्शन, मतलब रैंडम फंक्शन जो कि रैंडम, उसके अंदर जो भी हमारा आंसर आएगा वो रैंडमली आएगा। और रैंडम फंक्शन ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। एग्जांपल, डेली प्राइसेस, लेवल ऑफ यील्ड, ऑब्जर्व टू ईयर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो प्राइसेस होती हैं हमारी किसी भी चीज की, वो रैंडम होती हैं, मतलब कोई फिक्स नहीं होती। वो पॉइंट्स में भी आती हैं, जैसे पेट्रोल की देखते हो या किसी भी चीज की। तो पहली एग्जांपल ये दी है। दूसरी एग्जांपल ये दी है, रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स बॉर्न इन ईच 40 to 20 जनरेशन। मतलब जो पॉपुलेशन है वो भी हमारी रैंडमली होती है इंक्रीज। इसमें भी कोई प्रोबेबिलिटी हम नहीं लगा सकते कि इस एरिया की इतनी इस फीसद से बढ़ी है। तो कैलकुलेट जरूर होती है प्रोबेबिलिटी, लेकिन होती रैंडमली है वो भी। तो इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन ये उसके बाद है, डिस्क्रीट डिस्क्रीट टाइम। डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट है। हाँ discrete। हाँ, तो डिस्क्रीट टाइम स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का मतलब तुम्हें पहले ही पता है। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि फिक्स वैल्यू, और कंटिन्यूअस होता है कि वो चलती जा रही होती है, मूविंग। तो डिस्क्रीट में ये इनफाइनाइट तक जाती है। इनफाइनाइट तक नहीं जाती, वो इंटरवल के दरमियान कंटिन्यूअस होती है। मतलब चाहे लाइक वो इंटरवल, डेसिमल उसमें जा सकती है, और डिस्क्रीट जो होती है वो होल नंबर्स में होती है, फिक्स होती है लेकिन होल नंबर्स में होती है। होल नंबर में होती है। तो उसके बाद ये लिखा है, सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x1 x2 xn। तो x1 से xn तक रैंडम नंबर हमारे चलते चले गए, रिकॉर्डेड। और वो कब तक रिकॉर्ड हुई? वो टाइम पे रिकॉर्ड हुई। टाइम कौन सा? t1 t2 tn इज कैरीड एज अ डिस्क्रीट टाइम। ये टाइम भी डिस्क्रीट था, नंबर भी, वेरिएबल भी डिस्क्रीट थे, और प्रोसेस स्टैटिस्टिकल था। तो ये डिनोटेड बाय किससे हो रहा है? डिनोटेड बाय एक्स टी से हो रहा है। क्यों एक्स टी से हो रहा है? क्योंकि एक्स हमारा रैंडम नंबर है, और टी जो है वो उस टाइम में होता है। उसके बाद है, द वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्टिंग प्रोसेस बिफोर बाउंड आउट प्रोबेबिलिटी कैन बी स्पेसिफाइड। अब ये इसमें बोल रहे हैं कि जो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस होता है ना, ये हम इसमें डिटरमाइन नहीं कर सकते कोई भी वैल्यू, कोई भी प्रोबेबिलिटी कि क्या आएगा, क्योंकि ये टोटली रैंडम होता है। तो इसके बारे में ये चीज बात ही है। तो ये जो चीज़ है अभी हम पढ़ रहे हैं, ये कोई डेरिवेशन नहीं, सिर्फ एक डेफिनेशन आएगी कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस के बारे में यही है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें रैंडम फंक्शन इन्वॉल्व होता है, लेकिन वो रैंडम फंक्शन किसी टाइम के लिहाज से होता है। मतलब एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है वो फंक्शन, तो वो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कहलाता है। उसकी एग्जांपल क्या आती है कि प्राइस बढ़ना, किसी भी एरिया की पॉपुलेशन हो गई, या किसी भी चीज की रेट हो गए, ये सारी चीजें।
अब इसके अंदर डिस्क्रीट, जो हम डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं अभी, कंटिन्यूस पे नहीं है। डिस्क्रीट में क्या होता है, होल नंबर होता है तो x1 से लेकर xn तक, फिर t1 से लेकर tn तक जो हमारा टाइम गया वो स्ट्रेटो कटेगा, फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई xt से, और जो वैल्यू है ऑब्जर्वेशन इसकी, वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि रैंडम है, मतलब हम आगे का नहीं बता सकते। जैसे और जगहों पे हम बता देते हैं, जैसे अगर हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे दी जाती है बायनॉमिनल कुछ भी, तो हम आगे का बताते रहते हैं कि यार x3 पे वैल्यू हुई आएगी, लेकिन इसमें नहीं होगा। उसके बाद हमने करना है सपोज एन एक्सचेंज, टेलीफोन एक्सचेंज carries that any number times may be at a given during a certain period of time, the time are observed the regular interval of 2 minutes, the number of time being used at। अब ये आगे एक ना एक डेरिवेशन टाइप की है, तो इसमें तुम्हें दो चीजें अभी शुरू में पता चलनी है, एक x1 पता चल रहा है और x2 पता चल रहा है। कौन सा, जो हमने स्टार्ट में बात करी थी, जो ऊपर डेरिवेशन के स्टार्ट में लिखा हुआ है ना, x1 से लेकर हमारा xn तक जाएगा, तो इधर हमने x1 और x2 के बारे में डिफाइन करा है कि क्या है ये। जो x1 है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ टाइम यूज्ड व्हेन द लाइंस आर द फर्स्ट ऑब्जर्व एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। x1 जो है वो नंबर ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कब का, जबकि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की गई थी, जो इलेक्ट्रिक लाइंस थी उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये टेलीफोन लाइंस जो है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारी x1 है। फिर x2 क्या है, सेकंड टाइम। अगले पेज पर आओ, यहाँ तक तो क्लियर है ना जो बातें बताई कि हमने प्रोसेस के बारे में बात करी, उसके बाद ये बात करी कि डिस्क्रीट प्रोसेस है ये, और ये टाइम से लिंक्ड है। और उसके बाद हमने सपोज करा कि एक टेलीफोन एक्सचेंज है जहाँ पे हर 2 मिनट का इंटरवल दिया गया है। ये टेलीफोन से पहले क्या नंबर लिखा हुआ है? हैज 11 टेलीफोन लाइंस है, क्या लिखा हुआ है? ये नंबर ही लिखा हुआ है, शायद 11 है, अच्छा, लेकिन नंबर पे कोई वो मसले की बात नहीं है। हम अगले पेज पर हो तो उधर हमें क्लियर पता चल जाएगा कि कितनी नंबर हैं। अभी तो 2 तक गया है। अगले पेज पे वो, वहाँ वहाँ वो वाली, उसके बाद है मार्कोव प्रोसेस, स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रेटोकर्टिक प्रोसेस। अच्छा, पिछले पेज पे मार्कोव प्रोसेस नहीं था, अगर तुम पिछले पेज पर आओ तो वहाँ कोई मार्कोव प्रोसेस लिखा था। पिछले पेज पे लिखा था। हाँ, उधर भी लिखा हुआ है, लेकिन उधर अभी उस प्रोसेस को डिफाइन नहीं किया गया, अभी स्ट्रेटोकार्टिक प्रोसेस को डिफाइन किया गया था, लेकिन अगले पेज पे मार्कोव प्रोसेस को बताया गया है। मार्कोव प्रोसेस इज स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रेटोकार्टिक प्रोसेस which may be described as follows: at any given time n, when the current state xn and all process states xn minus 1, xn minus 2 of the process are known, the probabilities for the future states depend on the current states, that doesn't depend upon the earlier state। तो ये जो है ना एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी है, वो स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रेटोकार्टिक प्रोसेस है। स्ट्रेटोकार्टिक प्रोसेस वही प्रोसेस जो कि एक रैंडम प्रोसेस होता है, जो कि रैंडमनेस वाला प्रोसेस होता है, जिसमें हम आगे की प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन इस प्रोसेस जो है मार्कोव प्रोसेस में ये है कि एट एनी गिवन टाइम एन, हम किसी भी टाइम पर, व्हेन द करंट स्टेट एक्स एन एंड ऑल द प्रीवियस स्टेट आर नोन, तो मतलब ये कह रहे हैं कि किसी भी गिवन टाइम पे जहां पे हमें अपनी प्रीवियस पता हो प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, और हमें पता हो अब प्रेजेंट की, प्रीवियस पता हो करंट पता हो, तो हम फ्यूचर की प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमारी फ्यूचर की हैं वो डिपेंड होंगी करंट स्टेट पे, और वो डिपेंड नहीं होंगी अर्लियर स्टेट पे। बात समझ आई? यार दोबारा रिपीट करना। तला सुन रहे हैं, गायब हो गया? मैं यार सुन रहा हूँ।
अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टैटोकार्टिक प्रोसेस तुम्हें समझ आया कि क्या था? एक रैंडम प्रोसेस था जिसमें हम पता नहीं लगा सकते थे फ्यूचर की प्रोबेबिलिटीज का, और सही हाँ वो है। वो ओवर तो समझ आ गिवन पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही थी कि एक टाइम, हर चीज के होने में एक टाइम लगता है, तो उधर टाइम भी बताया गया कि टाइम में हो रहा है, और हमें फ्यूचर का नहीं पता। लेकिन मार्कोव प्रोसेस जो है वो उसी प्रोसेस की एक स्पेशल टाइप है, और इस प्रोसेस में है ये कि हमें एक गिवन टाइम दिया हुआ है, गिवन टाइम को हमने बोल दी एन, ठीक है, और वो हमें एक करंट स्टेट भी पता है। करंट स्टेट का मतलब है कि करंट जो हमारा चल रहा है काम, जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक वायर की बात करें, कोई भी टेलीफोन एक्सचेंज की बात करें, कोई भी चीज है, उसका करंट में उस टाइम प्रेजेंट मोमेंट पे क्या हो रहा है वो हमें पता है, और हमें पिछला भी पता है कि पहले क्या हो रहा था। या अगर तुम एग्जाम्पल के तौर पे ये सोचोगे, जैसे प्रोडक्शन लाइन है जहाँ पे अभी 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं और पहले हो रहे थे 9, तो तुम्हें अभी का पता है और पहले का भी पता है। तो इसमें ये बात बोली जा रही है कि हम जो फ्यूचर का बताएंगे वो अभी का देख के बताएंगे, पहले से देखकर नहीं बता सकते। सिर्फ इतनी बात है, मतलब हम करंट जो है प्रोबेबिलिटी उसको यूज करेंगे फ्यूचर के बताने के लिए, लेकिन जो पुरानी है उनको हम यूज नहीं करेंगे। आखिरी लाइन जो लिखी हुई है इधर, डिपेंड ओनली ऑन द करंट स्टेट्स, डज नॉट डिपेंड ऑन द अर्लियर स्टेट, ये लाइन तुम देखो तो इसका मतलब यही बनता है। देखा ये? हेलो, हाँ देख लिया, समझ आ हाँ, गायब कहाँ हो गए थे? भाई, मैं कंटिन्यूसली स्क्रीन को ही देख रहा हूँ, नहीं गायब हूँ मैं। अच्छा, वैसे वो कुछ उसके बाद अल्फाज मिटे मिटे हुए भी है ना, तो समझ में भी नहीं आ रहा, कुछ वो अल्फाज वाजे नहीं हो रहे ना। मैं वही बता रहा हूँ ना, जो जितना मुझे तो क्लियर नजर आ रहा है, तुम लोग को क्यों नहीं आ रहा मुझे नहीं पता इसका। मैं यही पिक्चर से ही देख रहा हूँ। तो ये अगर जो पी आर वाला फंक्शन है, इसको जरा समझा। एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन प्लस वन, और बार है उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक्स वन इक्वल टू एक्स वन है। अभी यार मैं उस पर आया ही नहीं था, मैं तो ऊपर वाले पैराग्राफ की बात कर रहा था, मैं ऊपर वाले का ही पूछ रहा था। तुम नीचे वाले पैराग्राफ पे आ गए ना, इनको चेन पे मार्कोव चेन पे ना, आखिरी लाइन बोल लो जो। ये मार्कोव चेन का पहला पैराग्राफ है ना, उसकी जो लास्ट हाँ, लाइन है, पी आर वाला जो फंक्शन है। खैर चलो, पीआर ऊपर वाला? वाला हो गया ना। पीआर कहाँ लिखा है भाई? ये लिखा होता है पी आर। यार वो इनकोफ चेन है, मार्को प्रोसेस हो गया, उसके बाद नीचे जो हेडिंग डली हुई है इनकोफ चेन, वो अलग अगली चीज है। ये वो मैंने अभी नहीं बताया। भाई, मार्कोव चेन है। मार्कोव ही है, वो ये मिटा हुआ है। मार्कोव, हाँ मार्कोव चेन है ये। अच्छा, हाँ सही क्योंकि है। सबसे नीचे वाले हेडिंग में देख लो, फाइनाइट मार्कअप चेन, तो ये मार्कअप चेन ऊपर वाला जो है। ठीक है, अब आगे लिखा है मार्कोव चेन स्ट्रेटोकार्टिक प्रोसेस सच दैट फॉर n इक्वल टू 1 2 3 के बाद मतलब चलता जाएगा, सीक्वेंस है ये। तो इसमें x जो है ना वो भी हमारा सीक्वेंस जा रहा है कहाँ तक, x n+1 तक। और जो पी आर लिखा हुआ है, पी आर पे ये लिखा है, पी आर होता है प्रोबेबिलिटी, और उधर x n+1 इक्वल टू, वो उसके बाद लिखा हुआ है माइनस साइन है ये माइनस साइन है ये, है ना उसके बाद। माइनस है। इक्वल नहीं है ना, ये माइनस माइनस है। हाँ, कौन सा? ये ब्रैकेट में पी आर जो है, पी आर के बाद जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू है ना, एक x n+1 माइनस एन एक्स एन प्लस वन। नहीं नहीं, इक्वल्स टू एक्स एन प्लस वन है, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स वन इक्वल्स टू, मेरा ख्याल है एक्स वन ही है, और एक्स टू इक्वल्स टू एक्स टू है, और फिर एक्स एन इक्वल्स टू एक्स एन है। माइनस नहीं है ये तो। अच्छा, हाँ, ये ये वो है इन्होंने ना, फिर अपना क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था, कौन सा था उसका फॉर्मूला था ना इस तरह का, बार जिस पे लगा हुआ होता था।
यार लेकिन माइनस अच्छा नजर यार, आता है। हाँ माइनस आ रहे हैं लेकिन है नहीं, असल में उन्होंने ना ब्रैकेट नहीं तो लगाया। एक्स एन अगर प्लस तुम वन देखो ना, माइनस। मेरी बात सुनो, अरे पी के माइनस माइनस नहीं, पी आर के इक्वल्स टू है भाई। हाँ, ये ब्रैकेट एक इन्होंने नहीं लगाया जिसकी वजह से हमें माइनस लगेगा, ब्रैकेट लगेगा एक, क्लोज हो जाएगा वो ब्रैकेट है ना। पी आर के बाद जो ब्रैकेट है वो क्लोज नहीं करा उन्होंने। नहीं नहीं, अरे वो क्लोज ही तो है पूरा, सही तो ब्रैकेट बनाया है इन्होंने, सही तो है। अच्छा हाँ, पीआर के बाद इन्होंने फॉर्मूला लिखा। सही यार, ये जो फॉर्मूला क्या है इसमें, एक्स जो है वो चलता जा रहा है आगे एक्स एन तक, एक्स वन एक्स टू हाँ एक्स एक्स, एन तक तो चलता है। हाँ और नीचे जो पी आर है उधर भी तुमने एक्स आई जो उधर लिखा है ना, एक्स इक्वल टू एक्स एन, वो एक्स आई लिखा हुआ है। मतलब आई का मतलब होता है कि इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। हाँ, मतलब कोई भी वैल्यू आ जाएगी ना, 1 से लेकर इनफिनिट तक ही जाएगी। उसके बाद है इट फॉलोज फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन रूल, conditional probability that the probabilities in Markov chain must satisfy the relation। अब ये जो है, ये भी उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो है मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो कर रहा है, और दूसरी चीज है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लगी है, और ये जो मार्कोव चेन है इसको सेटिस्फाई करना है रिलेशन। ये जो मतलब वैल्यू सारी चल रही, तो वही वैल्यू ऊपर वाली लिखी है। उसके बाद अगली हेडिंग है फाइनाइट मार्कोव चेन। फाइनाइट मार्कोव चेन में है कि द फाइनाइट नंबर ऑफ के स्टेट। अब 4 बजे क्लास है आज, मैसेज उनका आ गया। हैं? हाँ, तो at any time must be in any of the k state Markov chain state, this type is called finite Markov chain। finite Markov chain ये है कि for the finite number of k Poisson state, ये Poisson लिखा हुआ है ना। पॉसिबल पॉसिबल। अच्छा हाँ, पॉसिबल, सही। फाइनाइट नंबर ऑफ के पॉसिबल स्टेट, और जो हमारी स्टेट्स हैं वो कहाँ तक जा रही हैं, S1 S2 एस के तक जा रही हैं, क्योंकि के स्टेट है, एन नहीं है इस बार। और एट एनी टाइम द चेन मस्ट बी इन एनी के स्टेट्स। तो मतलब जो के स्टेट्स हैं टोटल, उन के स्टेट्स में चेन रहेगी तो वो फाइनाइट रहेगी। इनफाइनाइट कब होती है, जब हम बोलते हैं एन और हमें एन जो था वो हमारा इनफाइनाइट होता, तो ये फाइनाइट मार्कोव चेन है। अगले पेज पर आ जाओ। अच्छा, एग्जाम्पल दी है ये, 3 boys A B and C are throwing the ball, each other always throw the ball B and B throw to the ball C, but C is just as likely to throw the ball B to S to A, and denote the n person of 2 3 ball state space system uses the Markov the balls and throwing the ball into the door। अच्छा, यहाँ यहाँ पे ये है कि 3 बंदे हैं और 3 बॉल हैं, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटीज का जो इन्होंने मैट्रिक्स बनाया हुआ है, मैट्रिक्स उस सवाल को देख के बनाया हुआ है, तो सवाल पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैं मैट्रिक्स ही डायरेक्ट बता रहा हूँ कि क्या है। इसमें यह है कि एक बंदा का नाम ए और एक बॉल का नाम ए है, तो जो ए से ए है वो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब बॉल थ्रो करने की प्रोबेबिलिटी, और ए टू बी 1 है। इस तरह ना जितनी प्रोबेबिलिटीज हमें सवाल में दी गई हैं कि सी टू ए या बी टू ए, वो वहीं से देख के हमने लिखी है मैट्रिक्स की फॉर्म में। और इस मैट्रिक्स को कहते हैं ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स। ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स में ये होता है कि दोनों तरफ तुम देख रहे हो, एक तरफ एबीसी और ऊपर भी एबीसी, तो यहाँ पे इस वजह से ऐसा हो गया क्योंकि बंदों के नाम भी एबीसी थे, बॉल के नाम भी एबीसी थे, तो वो आपस में एक दूसरे को बॉल्स फेंक रहे थे। तो अब उन्होंने सवाल में बताया है कि जो पर्सन ए है वो ए बॉल जो है वो आपस में एक दूसरे को नहीं फेंकेगा, फिर ए टू बी फेंकी जाएगी तो वो 1 है। तो प्रोबेबिलिटीज जो वहां पे लिखी गई हैं वो यहीं पे ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स की फॉर्म में बना दी गई। तो पेपर में हमें बनाने को आ जाएगा, हमें इस तरह ये डेटा दिया जाएगा, हाँ और हमें समझ आ गए, आ गए। ये मतलब ये है ना, इसने पूरा सवाल में ये लिख दिया ना
कि ए हाँ। भाई ए पर्सन जो है वो ए को तो अपने आप को थोड़ी फेंक सकता है, वो उसने लिखा है कि ए ऑलवेज थ्रो द बॉल टू बी, तो इसका मतलब है कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, ए जो बी को फेंक रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, और बाकी ए और सी में 0 रहा। और बी जो है, बी जो फेंक रहा है बॉल, वो सिर्फ सी को फेंक रहा है, तो इस वजह से बी के कॉलम देखो हॉरिजॉन्टल्स में, वहां प्रोबेबिलिटी 1 आ गई सी के पास। और सी जो है ना, वो हाफ इसलिए लिखे कि वो दोनों को, मतलब इसका मतलब ये कि जैसे सी बी को फेंक रहा है ना, उतनी बार ए को भी फेंक रहा है, तो इसलिए हाफ प्रोबेबिलिटी आ गई। हाँ ऐसा ही है। तो ये ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स है, ये सवाल जो है मुश्किल नहीं है। अब ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटीज की बात आ रही है कि डेफिनेशन के लिहाज से, तो ये जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अभी जैसे कोई किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई तो वो फिर एक ही जगह होगी, दूसरी जगह नहीं जाएगी। जैसे तुम अगर ए का पूरा देख रहे हो कॉलम जो, तो उसमें एक ही जगह 1 आ गया, तो फिर दूसरी जगह कुछ 0 0 आ गया। लेकिन जहां पर हाफ आया सी वाले में, तो वो हाफ दोनों जगह है, मतलब टोटल 1 होती है प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल हो गई ना एक तरीके से। अगर ए जो है वो हमेशा बी को ही फेंकेगा तो बाकी जगह तो वो कुछ भी नहीं दे रहा, तो लिंक्ड है ये, मतलब एक प्रोबेबिलिटी दूसरी प्रोबेबिलिटी से, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। अगर लिंक नहीं होती तो ऐसा होता कि ए की प्रोबेबिलिटी 2 जगह 1 हो जाती, जो कि नहीं हुई भी, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब आगे लिखा हुआ है डोनेट्स दैट द मार्कोव चेंज विद द is in a state j at a time n plus 1 given it is the state I at a time n। अच्छा, अब इसमें बात ये की जा रही है कि ये देखो मार्कोव चेन जो है या स्ट्रेटोकार्टिक प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है ये गिवन टाइम पे क्यों होता है। अब मिसाल के तौर पे इसमें जो बात की गई, ये बात से मुझे ये समझ आया कि आप जैसे स्टेट जे का मतलब क्या है, अगर हम खुद से सोचें, स्टेट जे का मतलब है कि जब तुम मैट्रिक्स देखते हो तो आई जे के टर्म होती है ना, मैट्रिक्स के अंदर कॉलम होता है। तो स्टेट जे का मतलब है कि जो हमारा ए है वो आई जे मतलब बी, बी जो वो जेथ कहते हैं, जेथ कॉलम कहते हैं। तो उधर उसने फेंका हुआ है। अब वो किस टाइम पे फेंका है, टाइम हमने खुद से लिख दी n+1। लेकिन अगर टाइम ये n+1 नहीं होता, n होता, तो वो आई पर फेंक देता, मतलब पहले वाले पे ही फेंक देता। तो मतलब ये सिर्फ समझाने के लिए बात की जा रही कि ये कंडीशन, ये समझाने के लिए बात की जा रही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में टाइम भी मैटर करता है। और ये मार्कोव चेन स्ट्रेटोकार्टिक प्रोसेस है। यहाँ पे टाइम की वैल्यू इस लिहाज से है कि एट अ टाइम एक ही इवेंट अकर हो सकता है, जो यहाँ पे आगे डेफिनेशन मतलब बताई गई ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटीज की, कि जे जे स्टेट पे होगा वो मार्कोव चेन कब, जब टाइम n+1 होगा। और अगर n+1 टाइम नहीं होगा तो वो उससे पिछली स्टेट पे होगा जो कि आई स्टेट होगी। तो उसके बाद बोला गया कि थस प्रोबेबिलिटी आई जे इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटीज। मतलब जो प्रोबेबिलिटी आई जे दोनों की है वो ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे में ट्रांजैक्ट होते हैं टाइम पे, किसी एक टाइम पे एक होगी, किसी एक टाइम पे एक होगी। उसके बाद है स्टेशनरी ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटीज। स्टेशनरी में यह है कि व्हेन द ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटीज वर सेम एवरी टाइम एवरी पीरियड। ऊपर जो था वो स्टेशनरी नहीं था, क्योंकि टाइम से चेंज हो रही थी प्रोबेबिलिटी, कभी आई में जा रही थी, कभी जे में जा रही थी। लेकिन स्टेशनरी पे वो कोई भी टाइम हो प्रोबेबिलिटी जो है हमारी फिक्स होगी, तो वो हमारी स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी, स्टेशनरी ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटी कहलाती है। अगले पेज पर आ जाइए, टॉपिक हो गया। अब उसके बाद आ रहा है पॉइजन, द पॉइजन प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस एंड टी starts at a time and counts the occurrence of events. These events generally called arrival because counting process are most often used to model arrive the customer at the service facilities. देखो पॉइजन प्रोसेस जो होता है, हमें पता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही पैरामीटर होता है जो कि लैम्डा होता है, और लैम्डा जो होता है वो हमारा टाइम होता है अक्सर, तो मीन भी कहलाता है वो। तो इस प्रोसेस में जो है वो
फॉर द काउंटिंग प्रोसेस एंड टी स्टार्ट्स एट टाइम। अब इसमें टाइम को कंसीडर किया गया हमारा जो मीन है, एंड काउंट्स द अकरेंस ऑफ द इवेंट। अब वो टाइम पे स्टार्ट किया गया और वो काउंट कर रहा है इवेंट्स के कितने अकर होंगे उस टाइम पे। दीज इवेंट जनरली कॉल्ड अराइवल्स। जो भी इवेंट्स होते हैं उनको हम अराइवल कहते हैं कि वो होने वाले हैं। बिकॉज काउंटिंग प्रोसेस आर मोस्ट ऑफन यूज टू मॉडल। जो काउंटिंग प्रोसेस होता है वो होता है इसलिए ताकि हम मॉडल करें अराइवल को, कि हमारे कस्टमर्स आ रहे हैं एट अ फैसिलिटी, एट अ सर्विस फैसिलिटी। तो ये तुमने ज्यादा जूम कर दिया, थोड़ा कम करो। हाँ, तो पॉइजन प्रोसेस जो है ये वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही है, क्योंकि उसमें भी एक पैरामीटर होता है, इधर भी एक पैरामीटर की बात की गई जो कि टाइम है। और ये यूज कर रहे हैं हम किस लिए, काउंट्स करने के लिए इवेंट्स को जो कि होंगे। और जो भी इवेंट्स हैं उनको हम अराइवल कहते हैं। अराइवल का मतलब ये है कि किसी भी चीज के होना। और इधर हम सपोज करें कस्टमर जो है वो हमारी सर्विस लेने आ रहा है एक टाइम पे, काउंटिंग प्रोसेस उसमें हो रही है। मतलब एक तरह से उन्होंने एग्जाम्पल भी दे दी ना इसको समझाने के लिए, इस मॉडल को समझाने के लिए एक तरह से कस्टमर फैसिलिटी की एग्जाम्पल भी दे दी ना। हाँ, अब नीचे एक और एग्जांपल दी हुई है ये, डेफिनेशन ऑफ काउंटिंग प्रोसेस। A statocratic process and T is a counting process. It for every if for the every sample function। अब सैंपल फंक्शन में ये बात की गई, जो हमारा टाइम है वो 0 से छोटा है टाइम, तो ये निगेटिव वैल्यू दे रहे हैं और डिक्रीजिंग विद टाइम हो रहा है। तो अब ये तुम्हें ग्राफ से नजर आ रहा है कि हमारा जब टाइम कम होगा तो हमारे जो अराइवल हैं वो भी कम होंगे, क्योंकि जितना टाइम बढ़ेगा उतना अराइवल। तुम अगर एक्सिस पर देखते हो तो तुम्हारा टाइम है ये, तो ये टाइम अगर हम कम कर रहे हैं तो फिर हमारा वो भी कम हो रहा है, अराइवल जो होता है जैसे एस है उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो सिंपल बात है कि जब टाइम बढ़ेगा तो हमारा प्रोसेस भी बढ़ जाएगा। काउंटिंग प्रोसेस हमारा क्या है, S1 S2 S3। तो वो प्रोसेस हमारे बढ़ेंगे जब टाइम बढ़ेगा। अगले पेज पर ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बताया गया कि ग्राफिकली बताया गया कि टाइम की क्या वैल्यू है। उसके बाद पॉइसन प्रोसेस है ये। When time is a random variable and the rate of occurrence of an event, success is fixed. The occurrence of event for a small interval of time, say delta t, are recorded, then such a process is called Poisson process. अच्छा, पॉइसन प्रोसेस में ये बात की गई कि टाइम अगर हमारा रैंडम वेरिएबल है और रेट ऑफ ऑकरेंस हमारा इवेंट है, जो कि अपोजिट बात की गई। कभी भी हमारा टाइम रैंडम वेरिएबल नहीं होता था, हमेशा हमारा जो इवेंट होता था, जैसे हेड और टेल हो गया या डाइस के आउटकम हो गए, तो वो हमारे इवेंट होते थे हमेशा से। वो हमारे रैंडम वेरिएबल होते थे हमेशा, क्योंकि वो रैंडमली आ रहे हैं। लेकिन इधर टाइम हमारा रैंडम वेरिएबल कर दिया गया और जो रेट ऑफ अकरेंस है वो हमारा इवेंट हो गया। सक्सेस इज फिक्स, जो सक्सेस है वो फिक्स्ड होगा इसकी वजह से। एंड द अकरेंस ऑफ इवेंट फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम से डेल्टा टी आर रिकॉर्डेड। जो हमारे इवेंट्स हैं वो कम टाइम में बहुत कम हुए, तो उनको हमने कह दिया डेल्टा टी। डेल्टा टी जो है वो डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो चेंज इन टाइम, जितना हमारा टाइम चेंज हुआ उतने हमारे इवेंट रिकॉर्ड हो गए, और इस प्रोसेस को हम पॉइसन प्रोसेस कहते हैं। Moreover, Poisson process occurs when the following condition meet। अब कंडीशंस भी देती पॉइसन प्रोसेस की। तो अब तक हमने जो चीजें पढ़ी उसमें हमने स्टैटोकार्डिक प्रोसेस पढ़ा, मार्कोव प्रोसेस पढ़ा और पॉइसन प्रोसेस का, ये 3 प्रोसेस हैं। तो ये तीनों प्रोसेस एक साथ ही आ सकते हैं डेफिनेशन के लिहाज से। कोई अब तक कोई इस तरह की डेरिवेशन नहीं है, थ्योरी है अब तक जहां तक हम आए। और एक ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स हमने पढ़ा, जो कि हमें बिल्कुल सिंपल सवाल आएगा, सिर्फ एक मैट्रिक्स क्रिएट करना होगा, उसमें उसका कोई सोल्यूशन नहीं है ज्यादा। तो अब इसमें जो कंडीशंस दी गई हैं, तो कंडीशन में बात की जा रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट विद इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इफ डेल्टा टी। सिंपल बात बोली जा रही है कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट के होने की, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो डेल्टा टी है। मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो टोटली टाइम पे डिपेंड कर रही है किसी भी चीज के होने की, क्योंकि टाइम बढ़ेगा तो हमारा काम ज्यादा हो जाएगा या कस्टमर ज्यादा आ जाएंगे। तो पॉइसन प्रोसेस सारा प्रोबेबिलिटी का गेम है टाइम पे। दूसरे दूसरा पॉइंट ये, नो मोर देन वन इवेंट्स
कैन अकर इन अ स्मॉल इंटरवल। अब हमने टाइम को इतना छोटा कर दिया कि हर टाइम पे एक ही इवेंट हो सकता है। जैसे अगर हमारा इंटरवल अगर 1 मिनट का है और एक कस्टमर 1 मिनट में ही अपना काम कराएगा तो उससे ज्यादा कुछ और हो ही नहीं सकता। तो एक इवेंट से ज्यादा हो नहीं सकता। दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट ये है कि द वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स में जो इन्होंने वैल्यू दी है कि एन ब्रैकेट में टी आई प्लस वन माइनस टी आई, ये बेसिकली ये कि डेल्टा की बात की जा रही है। जो हमें ऊपर डेल्टा टी बात की गई है ना, उसको दूसरी फॉर्म में करके लिख दिया है इन्होंने। एन जो है वो हमारे नंबर ऑफ इवेंट्स समझ लो, और टी आई जो है वो हमें पता ही नहीं कि टाइम कितना है। आई का मतलब होता है कि एक वैल्यू जो कि हमें पता नहीं है। और वन प्लस वन मतलब वन का मतलब एक इवेंट अकर हुआ, और माइनस हमने कर दिया एन टी आई से। तो एट द एंड कंसीडर ये किया जा रहा है एक वन इवेंट अकर हुआ है। तो अब जो भी हमारा इवेंट है वो इंडिपेंडेंट है। इट्स मीन दैट द अकरेंस ऑफ एन इवेंट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज इंडिपेंडेंट इवेंट अकर इन एनी अदर गिवन टाइम। अब देखो, कोई भी अगर कस्टमर आ रहा है तो वो हमारे लिए उसका दूसरे कस्टमर से तो कोई वास्ता ही नहीं है। तो वो जो भी इवेंट करके जा रहा है तो वो इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर एक कस्टमर आ रहा है तो दूसरे वाले का उससे कोई वास्ता नहीं है। तो पॉइजन की जो हमारा प्रोसेस है इसमें 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो कुछ भी होगा वो हमारे टाइम में होगा, उस टाइम को हम डेल्टा टी कह रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि एक इवेंट से ज्यादा नहीं होगा एक छोटे से टाइम में। तीसरी चीज ये है कि जो कुछ भी होगा वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है। मार्कोव प्रोसेस में थी, स्टैटिस्टिक प्रोसेस में थी, लेकिन इधर नहीं है। इधर कोई कंडीशन नहीं है। इधर हर बंदा का काम अलग है दूसरे से। उसके बाद नाउ वी ट्रांसलेट दिस डिस्क्रिप्शन इन द फॉर्म ऑफ अ मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल। तो ये मैथमेटिकल मॉडल जो लिखा हुआ है, ये प्रोबेबिलिटीज हमने बोला कि ऑफ एग्जैक्टली एक्स सक्सेस अकर्स इन अ टाइम ड्यूरिंग द इंटरवल डेल्टा टी। तो प्रोबेबिलिटी हमने एक्स कॉमा एक्स लिया, मतलब एक्स हमारा जिस तरह होता है, और उसके बाद टी प्लस डेल्टा टी। टी जो हमारा टाइम है और डेल्टा टी जो चेंज इन टाइम है जिसके अंदर एक इवेंट अकर हो रहे हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी किस तरीके से हमने निकाली? हमने इस तरीके से निकाली पी एक्स कॉमा टी और वन माइनस लेमडा डेल्टा टी। लेमडा क्या हमारा मीन है क्योंकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगले स्टेप में एक्स माइनस वन। तो ये एक तरीके से फॉर्म बनाई गई है। अगले पेज पर तो वहां देखो फॉर्म के किस तरह कंप्लीट हुई है। अगले पेज पे, हाँ अगले पेज पर ये जो फॉर्म बनी है ना, ये मेरे हिसाब से एक डेरिवेशन है टोटली। ठीक है। तो आगे ना यार ये जो है इसको एक्सपेंड किया गया है। मतलब अगर तुम देखो तो लिमिट वगैरह लगाई होगी ना इन्होंने हाँ लिमिट इसमें। लगाई जो हमारा डेल्टा टी जो है वो 0 कर दिया हमारा चेंज इन टाइम। और फिर उसके बाद हमारी वैल्यू आ गई। तो यहाँ के जो स्टेप है ना ये हमें याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि अब जो मेमोराइजेशन वाली चीज थी या जो अंडरस्टैंडिंग वाली कॉन्सेप्ट था वो तो हमने पढ़ लिया। अब ये डेरिवेशन की तरह है टोटल जो है। तो इसमें भी मैं बता देता हूँ कि कुछ चीजें जो है हमें पता है, जैसे लैम्डा हमारा मीन है, डेल्टा टी जो है वो हमारा एक इंटरवल का टाइम है, और पी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ओवर टाइम जो कॉमन लगा हुआ है। और उसके अलावा जो एक फॉर्म बन रही है ना, ये जो पूरी फॉर्म्स बन रही है एंड में, ये एंड में तुम अगर देखो फॉर्मूला जो बन रहा है ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का बन रहा है, ई की पावर माइनस लेमडा टी। तो एट द एंड हमने ना लॉग भी लगा, इंटीग्रेशन भी लगाई। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं डायरेक्ट हुए हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं ना सारे याद ही करने पड़ेंगे। अगर खुद सॉल्व करेंगे तो ये 2-3 पेज पे चले जाएंगे, क्योंकि यार इंटीग्रेशन भी इन्होंने तुम देख रहे हो। दरअसल दरअसल जो है ना कंपेयर किया है। अब जैसे बाहर जो फॉर्मूला है पी एक्स कॉमा टी प्लस डेल्टा टी, अगले स्टेप में देखो इन्होंने क्या किया, जो इक्वल्स टू के बाद पी एक्स कॉमा टी है ना शुरू में, उसको उस साइड पे ले गए। और जो हाँ बाकी जो दो चीजें थी ना, जो दो वेरिएबल्स थे, उनमें से लैम्डा डेल्टा टी कॉमन निकाला है। और फिर डेल्टा हाँ टी को दूसरी साइड पे लेकर डिवाइड के उसमें ले गए, और फिर इन्होंने लिमिट अप्लाई करी है। हाँ सही। फिर उसके बाद एंड में नीचे जो वैल्यूज आई हैं सारी, प्रोबेबिलिटी दैट नो इवेंट अकर एट अ टाइम, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन है।
वी हैव, उसके बाद वो जो ऊपर वाली वैल्यूज थी उन्हीं वैल्यूज को दोबारा यूज किया गया, जो ऊपर हमारी डेरिवेशन आई थी। एक बार हमने डेल्टा टी को 0 लिया था ना ऊपर, लेकिन इधर अच्छा हाँ, हुआ ये कि देखो ऊपर हमने लिया हुआ फॉर एक्स इक्वल टू 0, सही है, इधर हमने एक्स इक्वल टू 1 लिया है, काम वही करा है, बस एक बार 0 के लिए निकालना है, एक बार 1 के लिए निकालना है, देख रहे हो? सही समझ गए। वही चीज करनी है, बस एक बार एक्स 0 के। और ये कुछ चीजें जो है वो तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, एक दो स्टेप ऊपर के, बाकी वो खुद ही उससे लिंक्ड है, वो उसी से असल में होंगे। इसका हमने पहले पढ़ा हुआ था ना कि पॉइजन की जो एक्स की वैल्यू शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है, तो इस वजह से हमने 0 हाँ से किया। अगर दूसरे अगर वो आते ना डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें 1 से शुरू करते या फिर 2। अब आगे चल के इन्होंने 2 की वैल्यू भी निकाली होगी। देखो आगे। हाँ, ये नहीं कंटिन्यूइंग इन दिस मैनर फॉर एक्स इक्वल्स टू वी गेट। हाँ, और एंड में पॉइसन का फॉर्मूला लिख दिया। हाँ, ये किया। हाँ। उसके बाद यार ये जो आगे की चीजें हैं ना, मेरे हिसाब से आगे हमें नहीं करनी, ये डेरिवेशन यहाँ तक एंड हो रही है, ये पॉइसन का जहाँ पे फॉर्मूला एंड हो रहा है, उसके बाद आगे बहुत लंबी हो रही है कि अब हम z लेट करें x प्लस वाई, तो इसकी जरूरत नहीं है करने की। हाँ, ये भी है। काफी बड़ी डेरिवेशन गई है जेड वाली तो। हम वहीं तक कर लेंगे जहाँ पे पॉइसन एंड में वैल्यू आ गई, बस अगले पेज पे हाँ, देखो जो हमें क्या प्रूफ हुआ है। करना होगा ना वो इसी तक का ही आएगा। अगले पेज पे देखो क्या हुआ है। कंपाउंड पॉइजन प्रोसेस। ये प्रोसेस जो है ये छोड़ दो, ये हमारे उसमें नहीं है, हमें नहीं पढ़ा है मैं। ये भी सही है। फिर आता है रिकरेंट स्टेट वाला, ये पढ़ाया था सर ने। कहाँ चल रहा है ये? अरे वाली तस्वीर नहीं खींची? यार ये एक नोट्स थे, जितने पेज थे ना 20 के करीब, ये सारे उसमें एक मैंने करे थे, बाकी नोट्स नहीं है इसमें। अच्छा। आगे यही है बस। नहीं, ये जो पेज है इसके बाद है रिकरेंट स्टेट वाला, और उसके बाद है डिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग बैरियर्स। अच्छा अभी मैं शेयर, तुम अपना शेयर हटाओ, मैं शेयर करता हूँ। पोलीहोन मॉडल करा है तुमने? पोलीहोन मॉडल। पॉलियन मॉडल वाला वो तो नोट्स हैं। अच्छा, टाइम ज्यादा हो रहा है, मेरा ख्याल है नमाज का ही वक्त हो रहा है, तो ठीक है, बाकी फिर किसी और दिन करते हैं। हाँ, मैं काम करूंगा इस वाले नोट्स की ना तस्वीर खींच के जो है ना उसकी पीडीएफ बना लूंगा, ताकि अगर आइंदा फिर किसी को पढ़ाना हुआ ना तो वो इजीली रहेगा। समझ रहे हो? हाँ सही। ठीक सही है है। ठीक। सही। तला से पूछो उसको आया या नहीं। अरे आ रिकरेंट गया आ गया। स्टेट तो ये रहा, आगे पीछे हुई है तस्वीरें। अच्छा। हाँ, ये रहा। इससे पहले रिफ्लेक्टिंग रिकरेंट स्टेट है, ये है। फिर रिफ्लेक्टिंग बैरियर्स है, उसके बाद स्टोकेस्टिक प्रोसेस आएगा, वो प्रिंटेड फॉर्म में। ये अभी जितना करा उसको मैं खुद अपनी तैयारी करता हूँ, जितना अभी करा दिया, और तुम लोग भी करो, ठीक है। उसके बाद फिर आगे करते हैं बाद में। ठीक है। ठीक है। सही है। ओके। मीटिंग एंड।